कार्यकर्ता भाइयों बहनों, कैसे हो? काफी लंबा दौरा करके आई हूँ मैं रायबरेली के एक क्षेत्र की का, इसीलिए थोड़ी आवाज भी बैठी हुई है, थोड़ी थकावट भी है, सुबह से निकली हुई हूँ। लेकिन आप सबको देखकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। किशोरी जी ने कहा कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखूंगा। मैंने सोचा छोटी मीटिंग होगी मुंशीगंज में जो होती थी उस तरह। यहाँ आई, देखा कि कितनी बड़ी भीड़ है। किसी इंसान को पूछा तो वो मेरे पिताजी राजीव गांधी थे। छोटी सी थी, पूंछ की तरह उनके पीछे पीछे घूमती थी। पहली बार जब मैं अमेठी आई तो शायद मैं 10 साल की थी। मुझे याद है चुपचाप से उनके पीछे बैठती थी, वो जीप चलाते थे। हम लोग राहुल और मैं पीछे बैठ के एक दूसरे की नोकझोंक कर करके देखते थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, लोग उनको कैसे मिल रहे हैं। तो एकदम जो पहली सीख मुझे मिली कि एक नेता और जनता के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो उस उम्र में अपने पिताजी से मिली। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे और बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई तो अपनी माता जी के साथ उनके प्रचार में आई, और यहाँ तारपुर का जो गेस्ट हाउस था वहां पे हम लोग रहते थे। उस समय कुछ ज्यादा साधन नहीं थे, प्रचार भी अलग तरह से होता था, गांव गांव जाते थे, मैं माता जी के पीछे पीछे जाती थी। पिताजी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री उस समय थे। अमेठी के लिए जितने काम कर पाए उन्होंने किए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले, सड़कें बनाई। उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हर जगह इंडिया मार्क 1 लगवाया। जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता बनवाया, जहाँ सड़क थी खड़िंजा लगवाया, खड़िंजे पे पक्का किया। बार बार आते थे, अपनी जीप में बैठ के गांव गांव जाते थे। कभी आप सबसे डांट खा लेते थे, कुछ मांग थी आपकी, वो पूरी नहीं हुई थी, शायद एक सड़क या एक नलका, आप डांट भी लेते थे, प्यार से आपकी डांट सुनते थे। ये सब बातें मैंने देखी। कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहाँ से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी, मतलब उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माताजी की हत्या हो चुकी थी, हम सब ने बचपन में वो देखा था, वो क्षण देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बढ़ के बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? उन्होंने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद
मेरे ख्याल से दुगना या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीतने के समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की, रात के 4:30 बजे तक 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी। मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी। घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना दे। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया। किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और अपनी मां को बताने का मतलब मुझे अपनी मां को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे, इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। मैं बहुत नाराज थी, देश से नाराज थी कि मैंने देश को अपनी अमानत भेजी, अपने पिताजी दिए हैं और देश में सुरक्षित नहीं रखे। मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं सोचती थी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाएगा। मेरे पिताजी वापस नहीं आए। टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए उनके शरीर के टुकड़े में घर लाई। मेरी टूटी हुई मां सालों के लिए ठीक नहीं हुई। मैंने देखा यहाँ के गांव-गांव में मेरे पिताजी, मेरे परिवार के प्रति कितनी श्रद्धा है। रात तक हम यहाँ के रास्तों से गुजरते थे तो लालटेन लेकर बुजुर्ग लोग हमारा इंतजार करते थे। कभी कभी मेरा चेहरा देख के रो पड़ते थे कि राजीव भैया की बेटी आई है। मैं समझी कि जनता की श्रद्धा का क्या मतलब होता है, कि उसका आदर करना चाहिए। मैंने देखा कि किस तरह से मेरी माताजी जब आई कैंप में जाकर बच्चों की आंखों में बूंद डालती थी, दवाई डालती थी, तो किस तरह से उनकी माताएं खुश होती थी। बेवाओं को देखा जब हम लोग कैंप लगाते थे, कितनी गरीबी में रहते थे और हम पेंशन देते थे। उस समय पेंशन मिलता था, बेवा पेंशन कहते थे उसको। मैं समझी कि कितना संघर्ष था आपके जीवन में और कैसा रिश्ता था आपके बीच, मेरे परिवार के बीच, कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था, सत्य का रिश्ता था। फिर भाई यहाँ आए, उनका भी चुनाव लड़वाया, सांसद बने, आपके लिए खूब काम किए, जहां जहां विकास ला पाए विकास लाए। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो,
हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहाँ अमेठी में आए ये लोग क्या समझेंगे, स्मृति जी क्या समझेंगे? ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आए हैं, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आए हैं, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई। वो कैसे समझेंगी ये रिश्ता? इन्होंने झूठ फैलाए कि हम आपकी जमीन हड़पने आए थे, कि जिन महिलाओं के जिस समूह में आपको याद है जो परियोजना थी, कि वो परियोजना ही हमने इसलिए बनाई कि हम आपकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, कि हम लूट रहे थे आपको, कि हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, कि हमारे दिल में सिर्फ परिवारवाद की भावनाएं थी, सिर्फ सत्ता चाहते थे हम, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं थी। और कुछ ऐसा हुआ कि इन बातों से आप थोड़ा सा बहक गए, कुछ लोग बहके, कुछ लोग डर रहे। जो भी हुआ, राहुल जी वो चुनाव हारे, और एक पुराना रिश्ता जो आपके बीच, हमारे परिवार के बीच था, वो थोड़े समय के लिए थम गया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। थोड़े ही समय में कोविड आया, कोरोना आया। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, मैं और मेरे साथी 16-16 घंटे फोन पे रहते थे। हमने एक हेल्पलाइन खोली थी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कि कहीं संकट है, कहीं फंसे हो, लॉकडाउन हो गया था अचानक, मोदी जी की सरकार ने कोई साधन नहीं दिया था, अचानक कोई सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, लोग अलग अलग जगह जो यहाँ पलायन करके गए थे, यूपी से फंस गए थे। हमने हेल्पलाइन खोली, 16-16 घंटे हम उस हेल्पलाइन के नंबर देखते थे, जवाब देते थे, बात करते थे। मैंने कहा हुआ था अपने साथियों को कि अगर अमेठी रायबरेली का कोई फोन आता है तो मेरा नंबर देना, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक फोन आया, मैंने उठाया, एक लड़का था, गुजरात में था। उसने कहा आपने हेल्पलाइन का नंबर जारी किया है? मैंने कहा हाँ। बताया नहीं कि कौन हो। उसने कहा यहाँ पे मेरे साथ 16 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ आज रात का खाना है, कल का खाना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? मैंने कहा घबराओ मत, अब राहुल भैया को जानते हो? तो उसने कहा राहुल भैया कौन? मैंने कहा राहुल गांधी। हाँ जानता हूँ। मैंने कहा मैं उसकी बहन हूँ, फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजूंगी। मैंने अपने साथियों को कहा कि गुजरात में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एकदम उनको फोन करो, नंबर दो, पता दो, खाना भेजो और उनकी वापस घर आने के लिए सुविधा बनाओ। जब मैंने उस लड़के को कहा कि मैं राहुल की बहन हूं, तो उसकी आवाज से मुझे पता चला वो रो रहा है। वो रोया, उसने कहा दीदी अब आपका नंबर मिल गया है, मुझे मालूम है हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। ये विश्वास था हममें, ये विश्वास था हममें तब भी अमेठी के लोगों के दिलों में। हमारा रिश्ता टूटा नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि अमेठी रायबरेली के जितने भी लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे, घर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए ट्रेन का इंतजाम, बस का इंतजाम, किसी को जीप से घर भेजा। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाले थे, हमने इसलिए भेजा
क्योंकि हमारी ड्यूटी थी।